हेलो स्टूडेंट्स, एस ब्लॉक रिवाइज करते हैं और यहाँ मैं आपको बोलूँगा कि एनसीईआरटी रीडिंग का भी मैं वीडियो बनाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा कि उसे बना दूं। एनसीईआरटी रीड करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने हैं, दोनों को बहुत ध्यान से स्टडी करना है। एंड यस, यहाँ पे जो पूरा एनसीईआरटी है वो मैं अभी इस लेक्चर में कवर कर ही रहा हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद, तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किससे? एल्कली मेटल से। एल्कली मेटल ग्रुप 1। तो सबसे पहले वाई दे आर कॉल्ड एज एल्कली मेटल, क्यों इन्हें एल्कली मेटल कहा जाता है? क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं एंड हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस। ये हमारे स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो हाइड्रोक्साइड्स की बेसिसिटी होती है, ये डिपेंड करती है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। किस पे डिपेंड करेगी? सॉल्युबिलिटी पे। तो यहाँ पर मैं आपसे ये भी बोलूंगा कि ग्रुप 1 के जो एलिमेंट है, लाइक अगर हम बात करें लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड आर कंप्लीटली सॉल्युबल। तो ये वाटर में कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। और अगर कोई पार्शियली सॉल्युबल है तो हम बोलेंगे कि वो थोड़ा सा वीक बेस है। मींस यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ जो होगा ऑक्साइड्स या हाइड्रोक्साइड्स का, वो सॉल्युबिलिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। अगर बहुत ज्यादा सॉल्युबल है तो स्ट्रॉन्ग बेस है, और पार्शियली सॉल्युबल है तो वीक बेस है, और अगर वो एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी तो वो एम्फोटेरिक भी है। नाउ, तो अब एल्कली मेटल का जब डिस्कशन करते हैं यहाँ पे, तो फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट उस पे, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे, कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। और जब हमने पी ब्लॉक में इतना डिस्कशन कर लिया है, तो आई गेस हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में इन चीजों में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है। जैसे फर्स्ट, एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, कि एटॉमिक रेडियाई का क्या ट्रेंड होता है? तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियाई इंक्रीजेस। देन सेकंड, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। देन थर्ड, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, मतलब मेटालिक कैरेक्टर इन शॉर्ट। अगर हम बात करें मेटालिक कैरेक्टर, तो टॉप टू मेटालिक कैरेक्टर होता है टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। कौन इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा? जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है उतना ज्यादा मेटालिक होगा। तो यू कैन से टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन टॉप टू बॉटम इंक्रीज, तो मेटालिक कैरेक्टर भी क्या होगा? इंक्रीज। देन फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, फ्लेम कलरेशन। ये जो एलिमेंट होते हैं इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है। ड्यू टू लेस आयनाइजेशन एनर्जी, अगर इसे बर्न करते हैं फ्लेम पे, तो ये क्या देते हैं? उस फ्लेम को अपना एक कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। तो रीजन क्या है? लो आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है यहाँ पे इनकी डेंसिटी। राइट, तो डेंसिटी भी टॉप टू बॉटम, आप डेंसिटी के लिए याद रखिए ऑलवेज इंक्रीज, चाहे हम लेफ्ट टू राइट जाएं या टॉप टू बॉटम जाएं। एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि टॉप टू बॉटम जाने पे डेंसिटी इंक्रीज होती है, मतलब लिथियम से ज्यादा डेंसिटी सोडियम की होनी चाहिए और सोडियम से ज्यादा डेंसिटी पोटेशियम की होनी चाहिए। बट होता रिवर्स है, पोटेशियम की डेंसिटी सोडियम से क्या होती है? कम होती है। यहाँ पे इंक्रीज इन मास डोमिनेट करता है इंक्रीज इन वॉल्यूम को, इंक्रीज इन साइज डोमिनेट करता है इंक्रीज इन मास को। देन वी मूव ऑन टू द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आपने मेरा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाला वीडियो देखा है, तो वहां पे हम जब भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का डिस्कशन करते हैं, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, किसका? मेटल एलिमेंट का या कंपाउंड का? ऑब्वियसली यहां हम एलिमेंट का डिस्कशन कर रहे हैं। लिथियम एलिमेंट है, सोडियम एलिमेंट है, पोटेशियम एलिमेंट है, रुबीडियम एलिमेंट है, सीजियम एलिमेंट है। एलिमेंट का ही डिस्कशन हो रहा है। तो अगर एलिमेंट का डिस्कशन हो रहा है, तो अब एलिमेंट में देखेंगे वो मेटल है या नॉन मेटल। नॉन मेटल होता है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करते हैं वैन डर वाल फोर्स पे। लेकिन अगर मेटल है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटालिक बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है।
तो यहां से हम कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, डिक्रीज। ठीक है, तो यू कैन नाउ राइट इंक्रीज एंड डिक्रीज वर्ड। ओके, तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन इस फिजिकल प्रॉपर्टी में किसी चीज का हमें ढंग से डिस्कशन करना है या जो उस चीज को इंपैक्ट करेगी, तो दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे हम बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई मेटल वाटर में अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, जैसे अगर हम बात करते हैं मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का जो नेगेटिव होता है वो इक्वल होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के। ये जो किसी भी चीज का हम रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालते हैं, वो 3 स्टेप का कॉम्बिनेशन होता है कि अगर कोई मेटल सॉलिड स्टेट में है तो आप उसको गैसियस स्टेट में भेजिए, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। उसके बाद अगर मेटल गैसियस स्टेट में है तो वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दिस इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड इन गैसियस स्टेट, इसीलिए पहले हमने इसे सब्लिमेट किया, डायरेक्ट मेटल सॉलिड से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं किया। अब जो मेटल था गैसियस स्टेट में कैटायन, उसे वाटर में ऐड किया और उसने बना लिया एक्वस, दिस इज हाइड्रेशन एनर्जी। इन तीनों एनर्जी का सम होता है हमारा क्या, स्टैंडर्ड, यहां पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और एसआरपी में चेंज करें तो साइन क्या कर देंगे, ऑपोजिट या नेगेटिव। तो यहां से हमें समझ आया कि आयनाइजेशन एनर्जी के बेसिस पे भी हम थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि कौन अच्छा, जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हम ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, आप खुद बताओ, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज और डिक्रीज, डिक्रीज यानी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ रही है, मींस टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर हम जा रहे हैं तो रिड्यूसिंग पावर, जो रिड्यूसिंग पावर है वो क्या हो रही है, इंक्रीज, यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये इंक्रीज हो रही है। बस एक एक्सेप्शन है, लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, दिस इज एन एक्सेप्शन। ये हमें याद रखना है कि जो लिथियम है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, पीरियोडिक टेबल में वो सबसे टॉप पे आता है। अभी पीरियोडिक टेबल में सबसे टॉप पे आ रहा है और आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, फिर भी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्यों है, क्योंकि इसका छोटा साइज होने की वजह से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो बाकी फैक्टर्स को क्या कर रहा है, डोमिनेट। तो रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से ऐसा है, तो यू कैन से बिकॉज ऑफ वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी की, मींस आयनाइजेशन एनर्जी सभी, लिथियम को छोड़ दे तो सभी मेटल के रिड्यूसिंग बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहा है, बस लिथियम के लिए हाइड्रेशन एनर्जी इज एक्सेप्शनल। ठीक है, तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी से हमने रिड्यूसिंग पावर एक्सप्लेन की। अब आयनाइजेशन एनर्जी और क्या एक्सप्लेन कर रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी से एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस होता है, यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, यूज इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स या सोलर सेल होते हैं जिसमें सन की लाइट पड़ती है तो वो करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब सोचिए, अगर सनलाइट सफिशिएंट हो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करने के लिए, तो इट मींस आयनाइजेशन एनर्जी इज वेरी लेस,
तभी वो इलेक्ट्रॉन आयनाइज हुए एंड दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट करंट। तो वाई अगर हमसे पूछा जाता है कि क्यों क्यों ग्रुप वन एलिमेंट फोटो इलेक्ट्रिक सेल में यूज होते हैं, तो रीजन इज बिकॉज ऑफ लो आयनाइजेशन एनर्जी। और लेट से अगर मैं आपके पास 4 ऑप्शन रखता हूं, ठीक है, कि मेरे पास एक ऑप्शन है सोडियम, एक ऑप्शन है पोटेशियम, दूसरा ऑप्शन है रुबिडियम और तीसरा ऑप्शन है सीजियम। विच मेटल कैन बी बेस्ट यूज एज अ, किस मेटल को हम बेस्ट यूज कर सकते हैं सोलर सेल में? तो यू कैन से वी कैन बेस्ट यूज एज सीजियम। सीजियम को हम सबसे ज्यादा बेस्ट यूज कर सकते हैं सोलर सेल में। रीजन कंसेप्ट वही है, आयनाइजेशन एनर्जी, टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस, एज अ रिजल्ट दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं इनकी रिएक्शन विद वाटर, कि इनकी वाटर के साथ क्या रिएक्शन है। ठीक है, तो देखो लिथियम का वाटर से रिएक्शन आप खुद सोच के बताओ कि लिथियम वाटर से इजीली रिएक्ट करेगा या सोडियम वाटर से इजीली रिएक्ट करेगा या पोटेशियम वाटर से इजीली लूज करेगा रिएक्ट करेगा या रुबिडियम वाटर से इजीली लूज रिएक्ट करेगा या सीजियम। तो अगर हम देखें तो ये जो रिएक्शन होगी, ठीक है, लिथियम की वाटर से सोडियम की वाटर से, जब ये वाटर से रिएक्ट करेंगे तो ये सब बनाएंगे क्या? ये सब बनाएंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड एंड सीजियम हाइड्रोक्साइड। मतलब हुआ क्या यहां पे, ध्यान से देखिए, लिथियम सोडियम पोटेशियम का ऑक्सीडेशन हुआ, ये सब 0 से चले गए +1 में, मींस इनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और यहां पे वाटर का जो H था उसका क्या हुआ, रिडक्शन। मेटल वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो वी कैन से इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो सबसे विग्रसली कौन रिएक्ट करेगा वाटर से, सबसे जल्दी कौन रिएक्ट करेगा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो यहां पर इस रिएक्शन को देख के भी हम ये कह सकते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी एक्सप्लेन रिएक्टिविटी ऑफ अ एलिमेंट विद वाटर। तो क्लियरली टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, तो इनका वाटर से रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो टॉप टू बॉटम एनर्जी इंक्रीज, वाटर से रिएक्शन इंक्रीज, उतनी जल्दी हाइड्रोक्साइड बना ले। तो रिएक्टिविटी विद वाटर जो इंक्रीज हो रही है ये भी आयनाइजेशन एनर्जी से एक्सप्लेन हो रही है। आप समझ पा रहे हो कि क्या रिएक्शन हुई है, कि कोई मेटल है उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है। ये जो ग्रुप 1 एलिमेंट होते हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो दे शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कोई भी जैसे वाटर है HOH, इस इलेक्ट्रॉन को वो वाटर गेन करे। अब देखो आपको इतना पता है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्लस पे अटैक करेगा, व्हाट इट विल फॉर्म, ये बनाएगा OH नेगेटिव और हाइड्रोजन एटम जो स्टेबल होगा हाइड्रोजन गैस में। आप इसे ऐड कर दीजिए तो यू विल गेट कंप्लीट दिस रिएक्शन। तो आयनाइजेशन एनर्जी आल्सो एक्सप्लेन रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल विद वाटर, कि टॉप टू बॉटम एल्कली मेटल की रिएक्टिविटी वाटर से क्या होती है, इंक्रीज होती है। ये पार्ट भी आयनाइजेशन एनर्जी से ही एक्सप्लेन होता है। इवन ये भी कहते हैं, मतलब दो एनसीईआरटी में 2 जगह रीजन लिखा हुआ है कि फर्स्ट इज कि सीजियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर रहा है तो कैन इजीली फॉर्म सीजियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। हम ये भी कह सकते हैं कि जो सीजियम है साइज में बहुत बड़ा है, इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करेगा जिसकी वजह से वाटर इजीली OH बना लेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि दैट्स व्हाई सीजियम हाइड्रोक्साइड इज अ वेरी बेस, क्योंकि हम किसी को भी एसिड या बेस बोलते हैं ना तो एक्वस सॉल्यूशन में ही बोलते हैं। तो ये भी एक रीजन है, जैसे आप रीड करेंगे एनसीईआरटी, एक जगह ये लिखा हुआ है और दूसरी जगह इसका रीजन सॉल्युबिलिटी पे बेस्ड है। ठीक है, नाउ या यू कैन से
हाइड्रेशन एनर्जी एंड लैटिस एनर्जी दोनों पे डिपेंड करता है, वी विल डिस्कस इट लेटर। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आयनाइजेशन एनर्जी है और इससे क्या क्या प्रॉपर्टीज इंपैक्ट कर रही हैं। तो इससे इंपैक्ट कर रहा है बेसिक स्ट्रेंथ, इससे इंपैक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग पावर, इससे इंपैक्ट कर रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स, फिर और क्या इंपैक्ट कर रहा है, इट ऑल्सो इंपैक्ट फ्लेम कलरेशन। ठीक है, ये क्या इंपैक्ट कर रहा है, फ्लेम कलरेशन। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, अब सीजियम की आयनाइजेशन एनर्जी लीस्ट है, तो इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी पे ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, लेस एनर्जी पे ही। ठीक है, तो अब लेस एनर्जी, अब आप बताओ सबसे कम, लेकिन एक चीज है कि जब इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगा तो उसके बाद क्या होगा, फ्लेम में जो ट्रांसमिटेड कलर है वो दिखेगा। तो फ्लेम कलरेशन भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आयनाइजेशन एनर्जी। तो व्हाई दे शो फ्लेम कलरेशन, ड्यू टू लो आयनाइजेशन एनर्जी। कम आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से फ्लेम इतनी एनर्जी देता है कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, फिर जब वापस आते हैं तो वो एनर्जी एमिट होती है जो विजिबल रीजन में लाई करती है। ठीक है, तो जैसे सीजियम है, इसका कलर जो होता है वो ब्लू या सी ब्लू होता है। ठीक है, ब्लू लिख देते हैं, ज्यादा लिखा पॉपुलर है। तो सीजियम का कलर क्या हो गया, ब्लू। ठीक है, अब ऐसे ही ये जो पोटेशियम है, रुबिडियम है, अब रुबिडियम का कलर जो होगा दैट इज ऑल्सो, यहां से हमें समझ आया, तो रेडिश काइंड। एंड जो पोटेशियम है इसका कलर क्या है, वॉयलेट। सोडियम का कलर क्या होता है, येलो। और लिथियम का कलर क्या होगा, क्रिम्सन रेड। ठीक है, तो मतलब रेडिश वॉयलेट कह लो, या ठीक है रेडिश ब्लू कह सकते हैं। ओके, नाउ तो ये फ्लेम कलरेशन शो हो रहा है, क्या शो हो रहा है हमारा, फ्लेम कलरेशन। तो कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है आयनाइजेशन एनर्जी। तो ये हमारी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जिनसे कुछ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज भी इंपैक्ट हो रही थी। अब हम आते हैं ग्रुप 1 की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी। तो लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, इट शोज, ये क्या शो करते हैं, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ग्रुप 1 यानी एल्कली मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये +1 शो करते हैं क्योंकि सिंपल है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या होता है, दे अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। वो नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या कर लेते हैं, अटेन कर लेते हैं, राइट। देन सेकेंड, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है, दूसरी देखो, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हवा से, रिएक्शन विद एयर, यानी एल्कली मेटल हवा में किससे रिएक्ट करे, तो रिएक्शन विद एयर, ध्यान से सुनना। अब आप बताओ एयर में क्या चीज है, एयर में मेजॉरिटी में दो ही चीज है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अब यहां पे जो फर्स्ट है लिथियम, ये एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके बना लेता है लिथियम मोनोऑक्साइड। और लिथियम एक एक्सेप्शनल एलिमेंट है जो एयर में नाइट्रोजन से भी रिएक्ट करता है एंड फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। एक्सेप्ट लिथियम, बाकी कोई नाइट्रोजन से रिएक्ट नहीं करता। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि ग्रुप 1 में कौन नाइट्राइड बनाता है, तो आंसर इज लिथियम। ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाता है कि ओनली लिथियम इन ग्रुप 1 फॉर्म नाइट्राइड, बाकी सब ऑक्साइड। अब ऑक्साइड में भी देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लिथियम एयर में मोनोऑक्साइड बनाता है, सोडियम एयर में परऑक्साइड बनाता है, और पोटेशियम एयर में सुपर ऑक्साइड। बल्कि अगर मैं बात करूं तो सीजियम भी सुपर ऑक्साइड।
और रुबीडियम भी, मतलब इसके बाद सारे क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। वाई, ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्यों लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है, क्यों सोडियम परऑक्साइड बनाता है, क्यों पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बनाता है और सीजियम भी सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। वाई? इसको समझने के लिए मैं बोलूंगा आप ये एनायन ही देखिए। जो ऑक्साइड एनायन होता है वो एक ऑक्सीजन पे -2, जो मोनो ऑक्साइड होता है। जो पर ऑक्साइड होता है वो 2 ऑक्सीजन पे -2, यानी एक ऑक्सीजन पे -1, यही मतलब हुआ। और जो सुपर ऑक्साइड होता है वो 2 ऑक्सीजन पे -1, मतलब एक ऑक्सीजन पे 0.5। आप फर्क देख रहे हो? यहां लिथियम जिस ऑक्सीजन से जुड़ा है उसको -2 चार्ज, यहां सोडियम जिस ऑक्सीजन से जुड़ा है उस पर -1 है, उसके बाद बाकी एलिमेंट जिस ऑक्सीजन जुड़ रहे हैं उस पर -0.5 चार्ज है। इससे क्लियरली समझ आ रहा है कि पर यूनिट चार्ज ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है। क्यों हो रहा होगा? इसलिए हो रहा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जो लिथियम है, लिथियम बहुत छोटा कैटायन है, वो चार्ज डेंसिटी उस पर प्लस बहुत ज्यादा है। लिथियम बहुत छोटा कैटायन है, उस पर प्लस होने की चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो ज्यादा से ज्यादा माइनस अट्रैक्ट करता है। लेकिन जो सोडियम है वो थोड़ा सा बड़ा कैटायन है, तो चार्ज डेंसिटी उस पर कम हो जाती है क्योंकि चार्ज तो +1 है, लेकिन साइज बढ़ने की वजह से पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाता है। अब जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन के लिए सोडियम का Na+ आयन का, वो कम हो गया। और सीजियम, पोटेशियम, रुबीडियम, इसमें तो बहुत ही कम हो जाता है क्योंकि साइज बड़ा होता है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के चार्ज को पूरा अट्रैक्ट नहीं कर पाते। दिस इज द वन एक्सप्लेनेशन। तो पहली एक्सप्लेनेशन क्या है, बहुत ध्यान से सुनना, कि लिथियम कैटायन बीइंग स्मॉलर, तो लिथियम कैटायन स्मॉल होने की वजह से चार्ज डेंसिटी इनकी हाई होती है एंड कैन अट्रैक्ट। अब जब हाई चार्ज डेंसिटी है तो क्या कर सकते हैं, कैन अट्रैक्ट ऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किसके, ऑफ ऑक्सीजन एटम, एंड फॉर्म मोनो ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मोनो ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड का मतलब समझो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, यानी ऑक्सीजन का चार्ज लॉस नहीं हो सकता पॉजिटिव का, इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिथियम प्लस का, समझ रहे हो? लेकिन अगर यही सोडियम कैटायन की बात आ जाए, इसका कंपैरेटिवली लेस पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होता है। अब लेसर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से क्या हुआ, लेसर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी की वजह से कैन नॉट अट्रैक्ट ऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड या चार्ज, आपकी मर्जी है क्या लिखना चाहो, ऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी लिख सकते हो और चार्ज भी लिख सकते हो, और चार्ज ऑफ ऑक्सीजन एटम। इसलिए क्या बनाते हैं, पर ऑक्साइड, देयरफॉर फॉर्म पर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन पे -1। एंड अब वहीं पे पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम बीइंग लार्जर कैटायन, क्योंकि ये बड़े कैटायन है, हैज लो चार्ज डेंसिटी, इन पे जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कम होती है। कम चार्ज डेंसिटी की वजह से कैन नॉट अट्रैक्ट ऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन पे जितना चार्ज है उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट अट्रैक्ट ऑल इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड फॉर्म सुपर ऑक्साइड, क्योंकि कुछ चार्ज डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टॉर्ट मतलब लॉस हो जाता है, एंड फॉर्म सुपर ऑक्साइड आयन, दैट इज O2-। इसी को दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हैं कि सम चार्ज बीइंग लॉस्ट,
ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ एनायन। मतलब ये जो इतनी बड़ी बात लिखी है इसको समराइज करके ऐसे लिखा जा सकता है कि ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, कैटायन का साइज बढ़ने की वजह से चार्ज ऑन ऑक्साइड आयन, जो चार्ज होता है ऑक्साइड आयन पे, डिस्टॉर्ट मतलब पूरा अट्रैक्ट नहीं हो पाता। देयरफॉर लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड, सोडियम फॉर्म परऑक्साइड। क्योंकि जब मैं लिख रहा था तो आपके दिमाग में आएगा ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछेंगे, तो ऐसे समराइज करेंगे, पोटेशियम फॉर्म सुपर ऑक्साइड, राइट। दिस इज वन एक्सप्लेनेशन। अनदर एक्सप्लेनेशन कि कभी भी आयनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी की बात होती है तो हमारे घर में सभी ने समझाया है बचपन से कि दोस्ती बराबर वालों में करो, बराबर वालों की दोस्ती ही चलती है। तो ऐसे ही इनके साथ भी है। अगर छोटा कैटायन है तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, स्मॉलर कैटायन स्टेबलाइज स्मॉलर एनायन। जो स्मॉलर कैटायन होता है वो स्टेबलाइज करता है स्मॉलर एनायन को, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब इसका रिवर्स भी ट्रू है, लार्जर कैटायन विल स्टेबलाइज लार्जर एनायन। नाउ ऑक्साइड आयन इज स्मॉलर एनायन क्योंकि पूरा चार्ज एक ऑक्सीजन एटम, बट क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया है, क्योंकि अब एक ऑक्सीजन में -1 है तो दो ऑक्सीजन के बीच में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड होने की वजह से ये एनायन हो गया बड़ा, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड और एक्सपैंड होने की वजह से ये एनायन हो गया सबसे बड़ा। तो यू कैन से ऑक्साइड, मोनो ऑक्साइड इज स्मॉलर, पर ऑक्साइड इज लार्जर, एंड सुपर ऑक्साइड इज वेरी लार्जर एनायन, ठीक है। तो व्हाट यू कैन से नाउ, यू कैन से लिथियम कैटायन बीइंग स्मॉलर, ठीक है, जो लिथियम है बीइंग स्मॉलर कैटायन, क्योंकि ये क्या है, छोटा कैटायन है, स्टेबलाइज्ड बाय, ये किससे स्टेबलाइज्ड होगा, बाय स्मॉलर एनायन, ठीक है। तो वो स्मॉलर एनायन कौन सा है, स्मॉलर मोनो ऑक्साइड एनायन। फिर उसके बाद नेक्स्ट, सोडियम बीइंग लार्जर कैटायन, सोडियम लार्जर कैटायन है तो वो किससे स्टेबलाइज्ड होगा बोलो, तो यू कैन से दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय, स्टेबलाइज्ड बाय, किससे स्टेबलाइज होगा, ये तो ऊपर ही रहेगी लाइन, तो स्टेबलाइज्ड बाय लार्जर है तो लार्जर एनायन, तो यू कैन से लार्जर पर ऑक्साइड एनायन। अब पोटेशियम आ गया, तो पोटेशियम के केस में क्या होगा, तो यू कैन से, इसको पहले थोड़ा सा स्पेस बना लें, ठीक है। तो जो लार्जर, अब सबसे बड़ा कैटायन हो गया कौन, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, यू विल गोइंग टू राइट पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम बीइंग लार्जेस्ट कैटायन, क्योंकि इनका साइज बढ़ता ही जा रहा है, स्टेबलाइज्ड बाय लार्जेस्ट एनायन। किससे स्टेबलाइज्ड होंगे, लार्जेस्ट एनायन से, और वो एनायन कौन सा होगा, यस, सुपर ऑक्साइड एनायन, ठीक है। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट विद ऑक्सीजन, यानी एयर और नाइट्रोजन के साथ। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं रिएक्शन, इन्हीं की ही पढ़ लेते हैं, विद वाटर। तो दैट इज वेरी क्लियर कि अगर कोई मोनो ऑक्साइड है
वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड, LiOH। ठीक है, तो लिथियम और OH बन गया हमारा, और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूं फिर, क्योंकि वाटर रिएक्टेंट में भी है। अब अगर सोडियम परऑक्साइड है, वो वाटर से रिएक्ट करेगा तो देखो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस NaOH। ठीक है, हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस NaOH। और अगली इंपॉर्टेंट बात, अगर सुपर ऑक्साइड है, वो वाटर से रिएक्ट करता है तो बनाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड प्लस KOH प्लस ऑक्सीजन। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो दिस इज द रिएक्शन। नाउ अब यहां पर अगर हम बात करें तो यहां हमें समझ आ गया कि यस दिस इज एस ब्लॉक, मतलब एस ब्लॉक में रिएक्शन है, फिर ऑक्साइड की हमने वाटर के साथ रिएक्शन की, और इसमें जो एक्सेप्शनल रिएक्शन है लिथियम की, वो क्या कहता है कि जो लिथियम नाइट्राइड है वो अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा लिथियम हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ अमोनिया गैस। कौन सी गैस रिलीज करेगा, अमोनिया। तो दिस इज फर्स्ट रिएक्शन विद एयर, एल्कली मेटल की एयर के साथ रिएक्शन। नाउ सेकंड इज इजी, रिएक्शन विद हैलोजन। मतलब इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मतलब पूछा नहीं जाता, क्योंकि इसकी रिएक्शन कहीं ना कहीं फिर आसान ही हो जाती है, और कंसेप्चुअल क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग को टच कर जाते हैं। तो रिएक्शन विद हैलोजन की बात करें तो व्हाट वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि जो एल्कली मेटल है वो हैलोजन से अगर रिएक्ट करेंगे तो डायरेक्टली बनाएंगे हैलाइड्स। ठीक है, यानी कि NaCl, KCl, RbCl, CHCl, इसमें बहुत ज्यादा साइंस नहीं है, सिंपली रिएक्ट करेंगे, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन। इसको क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट, अब हेलोजन से रिएक्शन हो गई है, वाटर से रिएक्शन भी हम ऑलमोस्ट समझ ही चुके हैं, एयर से भी समझ चुके हैं। नाउ रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। अब हम किससे क्या डिस्कशन करेंगे, रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप मुझसे पूछोगे कि एस ब्लॉक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कंसेप्चुअली, तो मैं बोलूंगा ये 5 स्टार है, सोचो मत, खा जाओ। ठीक है, तो अमोनिया के साथ अब ये होता कैसे, बड़े ध्यान सुनो। यहां अमोनिया सॉल्वेंट है, क्या है अमोनिया, सॉल्वेंट। तो जो मेटल है वो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन, इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, एंड अमोनिया इज सॉल्वेंट। अगर इसमें अमोनिया सॉल्वेंट है तो वो क्या करता है, उसको सॉल्वेट करता है। ठीक है, तो यू कैन से इट सॉल्वेट, और वो सॉल्वेट ऐसे करेगा कि जाके उसके साथ अमोनिया कनेक्ट होगा। ठीक है, तो यू कैन राइट इट एज लाइक, जैसे मैंने लिखा कि मेटल में मैंने मेटल को एक अमोनिया में मैंने ऐड कर दिया लिक्विड। अब क्या हुआ, मेटल कैटायन को अमोनिया ने सराउंड किया, और वो जो अमोनिया थे वो नंबर कुछ भी हो सकता है, दैट इज डिपेंडिंग ओवर कोऑर्डिनेशन नंबर, कि कितने वो जो मेटल कैटायन है वो कितने अमोनिया को अट्रैक्ट कर सकता है या उसके लोन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को भी सारे अमोनिया सराउंड कर लेते हैं, व्हाई, तो वी कॉल इट एज अमोनिएटेड कैटायन। ठीक है, वर्ड्स अलग अलग यूज होते हैं, कहीं लिखा होता है इसके लिए अमोनिएटेड कैटायन, कहीं इसके लिए लिखा होता है सॉल्वेटेड कैटायन, क्योंकि यहां सॉल्वेंट अमोनिया है। ठीक है, कहीं इसके लिए लिखा होगा अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, यानी वो इलेक्ट्रॉन्स जिसे अमोनिया ने सराउंड किया हुआ है। तो दिस इज ओवरऑल रिएक्शन, एक्स कैटायन से कनेक्टेड है, वाई इससे, तो ये ओवरऑल एक रिएक्शन होगी। यानी जब मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालते हैं तो वो क्या करता है, उसको मेटल आयनाइज होता है और उन दोनों को अमोनिया सराउंड कर लेता है। तो यहां से वी कैन से फर्स्ट पॉइंट, हम पहला पॉइंट क्या कहते हैं,
फर्स्ट पॉइंट हम बोलेंगे कि मेटल जो होगा हमारा, मेटल इन लिक्विड अमोनिया इज कंडक्टर। जो मेटल होता है वो लिक्विड अमोनिया में क्या होता है, कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रोलाइट बोल देंगे। व्हाई इट इज इलेक्ट्रोलाइट? अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करने लगा? रीजन इज बोथ, कोई एक रीजन नहीं है, दोनों रीजन है, कैटायन और एनायन। व्हाट इज द रीजन? ड्यू टू सॉल्वेटेड या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, किसकी वजह से? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से एंड अमोनिएटेड कैटायन की वजह से, राइट? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एंड अमोनिएटेड कैटायन। नेक्स्ट, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इट इज पैरामैग्नेटिक। मेटल इन लिक्विड अमोनिया हैज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यू कैन से इट इज पैरामैग्नेटिक। ये क्या होता है? पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो यू कैन से इज ब्लू कलर। ये सॉल्यूशन क्या हो जाता है? ब्लू। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान सुनना, कि जब इसको हम इस सॉल्यूशन को रख देते हैं, व्हेन दिस सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड, इस सॉल्यूशन को बहुत टाइम तक रख देते हैं तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन पेयर होने लग जाते हैं। या यू कैन से कि व्हेन मेटल इज इन एक्सेस, तो इलेक्ट्रॉन भी एक्सेस में हो जाता है एंड इलेक्ट्रॉन स्टार्ट पेयरिंग। तो दोनों बातें कही जा सकती हैं। तो व्हेन सॉल्यूशन इज अलाउड टू स्टैंड, तो जब सॉल्यूशन को हम छोड़ देते हैं, देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट पेयरिंग अप। तो इलेक्ट्रॉन का क्या शुरू हो जाता है? पेयर होना। देन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट पेयरिंग अप एंड बिकम, और वो क्या हो जाता है? डायामैग्नेटिक। पैरा से क्या हो जाएगा? डाया। और ये जो कलर है ना वो भी अब ब्लू से चेंज होके क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज। ठीक है, तो दिस इज अवर क्या कहते हैं पार्ट विच इज गिवन इन एनसीईआरटी। बट मैं आपको बोलूंगा कि इसके अलावा जो रिएक्शंस होती हैं या जो भी होता है, यहाँ पे अगर इम्प्योरिटी आ जाए तो हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होने लगती है और ये NH2 माइनस बन जाता है, मतलब अमोनिया का रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, एंड अब आपको समझ आया क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, तो दिस कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऑर्गेनिक में भी स्टडी करते हैं इस पॉइंट को। क्या पढ़ते हैं इस पॉइंट को? कि वी स्टडी इट एज, यहां लिख देता हूं कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। ठीक है, क्या स्टडी करते हैं कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। आई गेस यू कैन कोरिलेट या रिलेट नाउ कि क्यों वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करते हैं। वाई सोडियम इन लिक्विड अमोनिया एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट? तो क्यों एक्ट करते हैं? क्योंकि दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन एंड इट इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इन अनपेयर्ड स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, राइट? तो दिस इज फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस। अब यहाँ केमिकल रिएक्शंस में अगर हम बात करें तो अब कुछ ट्रेंड्स आएंगे सॉल्युबिलिटी के, जो हम बॉन्डिंग में डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि याद रखो, सब कुछ, सारी सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है ग्रुप 1 में, चाहे सल्फेट हो, कार्बोनेट हो, हाइड्रोक्साइड्स हो, एनीथिंग। सो वी कैन समराइज कि जो सॉल्युबिलिटी है, ज्यादा जो पूछा जाता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग। ओके, जैसे अगर मान लेते हैं कि हमारे पास लिथियम हाइड्रोक्साइड है, तो हाइड्रोक्साइड्स किसी के भी हों, जैसे लिथियम, सोडियम ग्रुप 1 में सारे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, देन सीजियम हाइड्रोक्साइड। सेम वे अब और क्या हो सकता है? तो ऐसे ही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इसके क्या हो सकते हैं? नाइट्रेट्स हो सकते हैं। सेम वे इनके सल्फेट्स हो सकते हैं, सेम वे इनके कार्बोनेट्स हो सकते हैं। तो इसमें हमें याद रखना है सभी की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज। तो लिथियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी भी टॉप टू बॉटम क्या होगी? इंक्रीज होगी। और सेम वे अगर हम सल्फेट्स की बात करें तो इनकी सॉल्युबिलिटी भी टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगी। तो अगर हम लिख रहे हैं लिथियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, रुबिडियम सल्फेट एंड सीजियम सल्फेट। नाउ कार्बोनेट, तो यहाँ पे क्या होगा? लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट,
पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट एंड सीजियम कार्बोनेट। तो ऑल सॉल्युबिलिटी, सभी की सॉल्युबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होगी, ऑलवेज इंक्रीज। तो वी हैव टू रिमेंबर दिस। तो सॉल्युबिलिटी में अगर हम बात करें तो आपको याद रखना कि सभी की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, एंड अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब ये एक्वस सॉल्यूशन है। तो टॉप टू बॉटम सॉल्युबिलिटी ऑलवेज इंक्रीजेस। एंड देखिए कुछ कुछ चीजें आपको पता भी हैं कि कौन ज्यादा सॉल्युबल है, कौन कम सॉल्युबल है, और जैसे स्वार्ट्ज रिएक्शन ऑर्गेनिक से भी रिलेट कर करके कुछ कुछ चीजें आप याद कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम सभी को पता है कि AgF को वाटर में डालते हैं तो AgF सॉल्युबल है, AgCl, AgBr, AgI इनसॉल्युबल। तो वी कैन इजीली से कि जो AgF है वो सॉल्युबल है वाटर में, इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट। तो इस तरीके से AgF इज सॉल्युबल, AgCl, AgBr, AgI इज पार्शियली सॉल्युबल। यानी कि सॉल्युबिलिटी अगर सिल्वर सॉल्ट में आ जाए तो ये इस एग्जांपल से जनरली जहां सिल्वर होता है, सिल्वर का या फ्लोराइड कहीं होगा तो वो सॉल्युबल है। रीजन क्या है, वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि फ्लोराइड की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो AgF इज सॉल्युबल इन वाटर, रीजन वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ऐसे ही फिंकलस्टीन रिएक्शन से भी हम सोच सकते हैं। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है, फिंकलस्टीन, तो फिंकलस्टीन में हम एल्काइल हैलाइड जो हेलोजन होता है वो कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, और एक्सचेंज करते हैं वो आयोडीन से। इंपॉर्टेंट बात है कि इधर सॉल्वेंट होता है एसीटोन। व्हाट इज एसीटोन? एसीटोन इज अ पोलर सॉल्वेंट, लेकिन हाइड्रोजन एटम जो होता है इसमें वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं होता है। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं होता तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये जो है एसीटोन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। इसमें आयोडाइड तो सॉल्युबल होता है, लेकिन ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है, ये बनाता है Ri प्लस NaX। इसका मतलब X अगर ClBr कुछ और है तो वो क्या होंगे, इनसॉल्युबल। तो यहां से ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी एस ब्लॉक की एक्सरसाइज आप सॉल्व करोगे तो मिलेगा कि वाई कि जो NaI है इज सॉल्युबल इन एसीटोन, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में वो सॉल्युबल है, राइट। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री से भी कंसेप्ट रिलेट कर करके हमें चीजें समझनी है। ओके ना, अब यहां पर अगर मैं आपसे बोलता हूं तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि हम मूव करते हैं सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट। ग्रुप 1 एलिमेंट में जो कंपाउंड सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट बनाएंगे, और ये सोडियम कार्बोनेट हम बनाते हैं जिस मेथड से, वो है सॉल्वे प्रोसेस। मतलब अभी तक मैंने आपको जितना बताया है मैं आपको बोलूंगा उसमें आप इस चीज का भी अगर ध्यान रखें कि कौन सा मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेम क्या है, तो कई बार डायरेक्टली यही पूछ लिया जाता है। जैसे वो आपसे पूछेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, तो ये चीजें भी पूछ ली जाती। अब सॉल्वे प्रोसेस में देखिए क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। एक एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब यू कैन से वाटर, और उस वाटर सॉल्यूशन में पास क्या किया हमने, अमोनिया। अब इसे सैचुरेट किया है अमोनिया गैस से, तो यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक सॉल्यूशन बन गया है। नाउ इस सॉल्यूशन में से अगर हम CO2 गैस पास करते हैं तो ये बनाता है अमोनियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा, अमोनियम कार्बोनेट, NH4 होल ट्वाइस CO3। अब ये रिएक्शन याद करने का एक तरीका है हमारे पास। कैसे, अगर कोई भी रिएक्शन एक्वस सॉल्यूशन में हो रही है तो आप इसको ऐसे समझिए कि अमोनिया वाटर में क्या बनाएगा, अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड। तो अमोनिया को इसीलिए बेस बोलते हैं क्योंकि वाटर में हाइड्रोक्साइड बनाता है, CO2 को नॉन मेटल का ऑक्साइड इसीलिए एसिडिक कहता है क्योंकि एसिड बनाता है। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा फेवर्ड रिएक्शन कौन सी होती है, एसिड बेस। मींस क्या होगा, OH और H निकल जाएगा, तो H2O निकल गया, अमोनियम कार्बोनेट बन गया, राइट। लेकिन इसी में अगर एक्सेस में CO2 पास कर दें,
अब इसी में अगला स्टेप देखिए आप, अगर अमोनियम कार्बोनेट में हम एक्सेस में CO2 मतलब CO2 गैस और पास करते हैं तो इट फॉर्म्स अमोनियम बाइकार्बोनेट। क्या बनाता है? अमोनियम बाइकार्बोनेट। आप याद रखिए कहीं भी अमोनियम प्रेजेंट है या अमोनिया यानी NH3NH4+ या कहीं भी बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, दे आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और तरीका क्या है याद रखने का? H मतलब होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाइकार्बोनेट में H हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, अमोनिया या NH4+ में H हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। इसलिए अमोनियम सॉल्ट को हम सॉल्युबल मानते हैं और कोई भी H वाला सॉल्ट, बाइकार्बोनेट या HSO3- बाइसल्फाइड, जहां भी आएंगे वो सॉल्युबल होंगे। तो दिस इज अ सॉल्युबल सॉल्ट। अब क्या होता है, आप ये भी समझ पा रहे हैं कि दिस इज ये क्या है हमारा? कैटायन और एनायन, यानी आयनिक कंपाउंड भी है ये। अब देखो बड़े ध्यान से, कभी भी अगर आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट है अमोनियम बाइकार्बोनेट, उसमें हम ऐड करते हैं एक्वस NaCl, यानी कि पानी में नमक डाल दो। तो केमिस्ट्री जैसे मैं बोलता ही हूँ, कलेक्शन ऑफ टफ लैंग्वेज, तो इसे बोलते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। एक्वस NaCl इज कॉल्ड एज ब्राइन सॉल्यूशन। मतलब उसे बोलेंगे नमक का पानी ले आओ, हर कोई समझ जाएगा। और जब हम किसी बोलेंगे ब्राइन सॉल्यूशन लो, तो समझ जाएगा कि उसको केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत है, डर जाएगा, जबकि मुश्किल भाषा का प्रयोग है। तो एक्वस NaCl सॉल्यूशन है, अमोनियम बाइकार्बोनेट है। और देखो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कभी भी कैटायन एनायन हो तो क्या होगा? इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ कि क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट। और जैसे कि मैंने आपसे बोला, ऑल सॉल्ट्स आर सोल्यूबल, ऑल बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स आर सोल्यूबल एक्सेप्ट वन सॉल्ट। सारे बाइकार्बोनेट सोल्यूबल होते हैं एक्सेप्ट वन, सोडियम बाइकार्बोनेट। इट हैज वेरी वेरी लेस सोल्युबिलिटी, इसकी बहुत कम सोल्युबिलिटी होती है वाटर में, जिसकी वजह से इट स्टार्ट क्रिस्टलाइजिंग या इसका प्रेसिपिटेशन शुरू हो जाता है। एंड ऑब्वियसली अगर कोई सॉल्ट प्रेसिपिटेट कर रहा है ना, अगर उसका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो उसको सेपरेट करने का बेस्ट वे क्या है बताओ? किसी भी सॉल्ट को अगर हम बात करें, एक सेकेंड, कहां चला गया ये? तो दिस इज द बेस्ट वे। तो आप बोल सकते हो कि बेस्ट वे क्या है, उसे सेपरेट कैसे कर सकते हैं? फिल्टर आउट। तो हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टार पॉइंट मतलब इंपॉर्टेंट, तो हमने यहां पर एक पॉइंट लिख दिया कि सोडियम बाइकार्बोनेट बीइंग इनसॉल्युबल सॉल्ट स्टार्ट प्रेसिपिटेटिंग। सोडियम बाइकार्बोनेट स्टार्ट हो जाता है प्रेसिपिटेट करना, जिसे हम कैसे सेपरेट आउट करेंगे? सेपरेट आउट बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, किससे सेपरेट करते हैं? फिल्ट्रेशन से। अब फिल्टर पेपर पे एक सॉलिड आ जाएगा, एक प्रेसिपिटेट आ जाएगा, दैट इज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, व्हेन वी हीट सोडियम बाइकार्बोनेट, तो हीटिंग पे वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। हीटिंग पे क्या होगा? वाटर एलिमिनेट हो जाएगा एंड इट गिव्स यू सोडियम कार्बोनेट। तो दिस इज द प्रिपरेशन, ये है प्रिपरेशन, राइट? लेकिन अगर आप कभी भी देखोगे तो जब ये क्वेश्चन थोड़ा ऐसा मुश्किल सा दिखेगा ना, तो ऐसे बहुत बड़ा चार्ट सा बना के रखे होंगे कि ये बन रहा है, वो बन रहा है, फलाना है। तो वो देखो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। देखो कि हमें क्या करना है, कुछ ऐसा प्रोसेस करना है कि खर्चा कम से कम हो। जब हम कमर्शियल लेवल पे कोई चीज बना रहे होते हैं ना, तो एक्सपेंस को मिनिमाइज करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो कि मुझे खर्चा बार बार ना करना पड़े। तो उसके लिए एक तरीका है, क्या? अगर हम ऐड कर दें, मतलब ये तरीका स्टार पॉइंट है, कि अगर हम क्या करें, ऐड कर दें क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि मार्केट में जो पत्थर है, चूना, लाइमस्टोन, मार्बल, चौक, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब कैल्शियम कार्बोनेट को हम एक किल्न में, KILN में, भट्टी में रख देते हैं और वहां वो कैल्शियम कार्बोनेट हीट होता है और कैल्शियम ऑक्साइड अलग होता है और CO2 अलग होता है। एस ब्लॉक में यही प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विकलाइम, ठीक है? तो कैल्शियम ऑक्साइड का प्रिपरेशन भी है। अब ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर में जाएगा तो
स्लेक्ड लाइम की प्रिपरेशन हो जाती है एस ब्लॉक में, तो वहां मैं पढ़ाऊंगा नहीं, यहीं पढ़ लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अब बताओ व्हाट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेस। क्या हो गया, बेस हो गया। देखो आप सभी के घर में व्हाइट वॉश हुई होगी, सबके घर में व्हाइट वॉश हुई होगी, तो सभी ने ये जरूर देखा होगा क्या, कि नीचे व्हाइट कलर का एक जो व्हाइट वॉश वाला डब्बा होता है उसमें नीचे एक कुछ व्हाइट कलर का जमा रहता है और ऊपर होता है लिक्विड व्हाइट कलर का, और वो पूरा ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, नीचे भी और ऊपर भी। बस फर्क क्या है, सॉल्यूशन में इतना ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट बन गया, और पानी में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कम है तो उसका कलर सिर्फ व्हाइट है। ठीक है, तो ऊपर ये जो होता है इसे कहा जाता है लाइम वाटर। ठीक है, और इसे कहा जाता है प्रेसिपिटेट को मिल्क ऑफ लाइम। राइट, ये जो सॉलिड होता है। ओके, अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, दिस इज अ बेस, और अमोनियम क्लोराइड में NH4+ इज अ एसिड। अब ये रिएक्शन होगी, ध्यान से देखना, टू रिएक्शंस आर गोइंग टू प्लेस बिटवीन अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन है। और इसका कमर्शियल में क्या फायदा है, देखो बड़े ध्यान से, अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, तो एसिड बेस रिएक्शन होगी, OH NH4 का H ले जाएगा, क्या बनाएगा, वाटर, और अमोनिया अलग और कैल्शियम क्लोराइड अलग। बैलेंस कर लेना, 2NH4 लिख के 2 अमोनिया कैल्शियम क्लोराइड। अब अमोनिया वापस आ गया, अमोनिया बनाना महंगा पड़ रहा है, तो हमने इस तरीके से यहां जो अब ये जो अमोनिया रिलीज हुई इसको फिर इधर गैस पास करेंगे, फिर ये बन गया। और CO2 भी चाहिए थी, कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब एक चूने से, एक लाइमस्टोन से, एक चौक से हमें दोनों चीजें मिल गई। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, CO2 गैस वाटर में पास हुई, फिर अमोनिया पहले शुरू में पास किया हमने, मान लेते हैं शुरू में 100 टन या 1 टन हमने अमोनिया गैस पास की, और वो अमोनियम कार्बोनेट बना रहा था, बाई कार्बोनेट बना रहा था, और बाद में अमोनियम क्लोराइड, और फिर जो हमने यूज किया वही बार बार यूज करते रहे, यानी अमोनिया खर्चा तो खत्म। एक ही चीज है जो हमें बार बार यूज करनी है, दैट इज लाइमस्टोन। ये खर्चा हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का लगातार है जो कंज्यूम होता रहेगा, क्योंकि वो CO2 गैस जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रिपरेशन में क्या कंज्यूम हो रहा है, तो यू कैन से कैल्शियम कार्बोनेट, राइट। तो दिस इज द प्रिपरेशन। अब इसमें एक क्वेश्चन है, बहुत रिपीटेडली पूछा जाता है, क्या हम सॉल्वे प्रोसेस को यूज कर सकते हैं? कैन वी यूज सॉल्वे प्रोसेस फॉर प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट? ठीक है, सॉल्वे प्रोसेस कैन नॉट बी यूज्ड। आप बता भी पाओगे क्यों कि सॉल्वे प्रोसेस को हम यूज नहीं कर सकते फॉर प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट? ठीक है, किसको प्रिपेयर करना चाह रहे हैं? प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। व्हाई? क्योंकि एक इंटरमीडिएट लेवल पे सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रेसिपिटेट आ रहा है। मैंने क्या बोला, ऑल बाइकार्बोनेट्स आर सॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका रीजन है क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज पोटेशियम बाइकार्बोनेट इज सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है वो वाटर में सॉल्युबल है। एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रेसिपिटेट नहीं आएगा और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, यू कैन से प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट भी बन गया और बाइकार्बोनेट। और एक और अच्छी बात है कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट में पास करते हैं CO2, तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाती है एक्वा सॉल्यूशन में। तो अगर सोडियम कार्बोनेट में हमने एक्वा सॉल्यूशन में CO2 पास किया तो वो वापस सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। तो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट आल्सो। नाउ दूसरा इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो होगा एस ब्लॉक का, जो प्रिपेयर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, दैट इज नमक, NaCl। अब NaCl नमक कैसे बनता है? तो देखो, नमक वैसे ही बनता है जैसे गांधी जी ने बनाया था। ठीक है,
तो नमक कैसे बनेगा, वाटर, सी वाटर को एक जगह इकट्ठा करेंगे, उसको इवेपोरेट करेंगे और लास्ट में हमारे पास सॉल्ट आ जाएगा। बट जो वो सी वाटर से सॉल्ट आता है एज अ प्रेसिपिटेट, उसमें एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि उसमें NaCl के साथ कैल्शियम भी प्रेजेंट है, कैल्शियम के सॉल्ट भी प्रेजेंट है और मैग्नीशियम के, लेकिन हमें तो सिर्फ सोडियम का सॉल्ट चाहिए NaCl। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नमक कैसे बनाना है, बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। लेकिन जब हमने सी वाटर को इवेपोरेट किया और हमारे पास जो नमक आया उसके साथ एक्स्ट्रा कौन सा नमक आ गया, NaCl के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड भी मिल गए। तो अब हम क्या करेंगे, तो वी पास HCl गैस, हम क्या पास करते हैं, HCl गैस पास करते हैं, जिसकी वजह से तो ये अलग से बनाया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। कैसे थोड़ा थोड़ा करके कैसे बनाएंगे कि लेट से तुम्हें मिक्सचर दे दिया, तो एक बच्चे को बोला कि ऐसा कर थोड़ा सा पानी ले, ठीक है, थोड़ा तो नहीं थोड़ा ज्यादा ही पानी लेंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा इन देश को जितने नमक की जरूरत है उस हिसाब से। तो मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा वेसल, उसमें पानी डाल दिया और उसमें सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट डाला तो NaCl, MgCl और CaCl है। अब वो सब उसमें डिजोल्व है, जब वो सब उसमें डिजोल्व है तो इसमें पास कर रहे हैं HCl गैस। क्या पास कर रहे हैं, HCl गैस। अब आपको पता है कि NaCl और HCl में कौन सा इफेक्ट लगेगा, देखो NaCl जो है सॉल्यूशन में, चलो मैं इसे सॉलिड लिख देता हूं, अभी वाटर में Na+ और Cl- की फॉर्म में, और ध्यान से सुनना, जब हमने इसमें HCl गैस पास किया तो वाटर में जाके आयनाइज हो गया, ठीक है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। नाउ क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, सॉल्यूशन में क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, बढ़ गई है, जिसकी वजह से NaCl प्रेसिपिटेट। लेकिन आपके दिमाग में आएगा ये कॉमन आयन इफेक्ट तो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ भी लगेगा, कैल्शियम क्लोराइड के साथ भी लगेगा, कॉमन आयन इफेक्ट तो दोनों के साथ लग रहा है, तो प्रेसिपिटेट सिर्फ NaCl क्या हो रहा है। तो एज अ रिजल्ट NaCl प्रेसिपिटेट, बिकॉज इसका रीजन ये है कि जो बाकी सॉल्ट है, बिकॉज मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड हैज हायर सॉल्युबिलिटी, ठीक है, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। तो इस तरीके से हमने देश का नमक बनाया, कॉमन सॉल्ट। ओके, नाउ सेकेंड के बाद थर्ड कंपाउंड जिसकी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, दैट थर्ड कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। NaOH, तो सबसे पहले तो NaOH का डायरेक्ट इलेक्ट्रोलिसिस हमने देखा है, अगर एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो NaOH सॉल्यूशन बन जाता है। बट उसमें थोड़ा सा और क्या प्रॉब्लम आती है, उधर से क्लोरीन गैस और बहुत ज्यादा बेसिक। तो इसके लिए एक और अच्छा तरीका निकाला गया कि हम ज्यादा से ज्यादा NaOH बना सकें। उसके लिए हमने क्या बना, कैस्टनर, ये कैलनर सेल स्पेलिंग देख लेना आप, ये एक सेल प्रिपेयर किया गया, ठीक है। इस सेल में इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, किसका, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस। अब इस सेल में अगर मैं बताऊं तो इलेक्ट्रोड क्या थे, ठीक है, व्हाट आर द इलेक्ट्रोड्स। तो जो इलेक्ट्रोड था उसके ऊपर मरकरी था, ठीक है, तो यू कैन से दैट इलेक्ट्रोड इज मरकरी, ठीक है, मरकरी था। तो मरकरी जो है वो सोडियम को अपने सरफेस पे ज्यादा एब्जॉर्ब कर पा रहा था। तो यू कैन से सॉल्यूशन में जो सोडियम आयंस थे वो यहां पर आकर रिड्यूस हो जा रहे थे, ठीक है। तो कैथोड पे इनका रिडक्शन हुआ और सोडियम जाके मरकरी के साथ एब्जॉर्ब हो गया। तो यू कैन से कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई इस सेल में, इस सेल में रिएक्शन हुई कि सोडियम आयन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और सोडियम सॉलिड बना रहे हैं। बट एज पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सोडियम की जगह वाटर का रिडक्शन होना चाहिए था, लेकिन यहां पर किसका हुआ, सोडियम का, बिकॉज मरकरी ने वो मेटल को ज्यादा एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी है। यू कैन से, या आप ऐसे कह सकते हो, मरकरी की प्रेजेंस में वाटर के कंपैरिजन में सोडियम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है।
जिसकी वजह से ये बनाता है सोडियम मरकरी एलॉय। सोडियम मरकरी के एलॉय को हम अमलगम भी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसको? अमलगम। वी ऑल्सो कॉल इट एज अमलगम। अब ये जो अमलगम बन गया, इसको अलग से निकाल लिया हमने सॉलिड फॉर्म में, और फिर इस पे हमने डाल दिया वाटर, और हमें मिल गया NaOH। तो दिस इज द वे टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो डायग्राम है कैशनल कैनस सर का, ये थोड़ा काफी टफ डायग्राम है, तो इसीलिए बस मैंने आपको बताया कि मरकरी इलेक्ट्रोड पे रहता है जो उसे एड्सॉर्ब कर लेता है। बाकी सेल का नाम पूछा जाता है, इसे मेटलर्जी से भी जोड़ देते हैं इस चैप्टर को, कि NaOH को ऐसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो रिड्यूस किया गया और हमने NaOH बना लिया। तो इन दिस वे वी कवर्ड all important में we will cover group 2 element and their important compounds. So keep practicing. Thank you.